The Art of Negotiation by Michael Wheeler. सक्सेसफुल नेगोशिएशन का सीक्रेट। भले ही आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी जॉब में नेगोशिएशन का स्कोप तो होगा ही। अगर आप सेल्समैन हैं या फिर बैंकर हैं, तब तो आपकी जॉब में नेगोशिएशन की बहुत बड़ी जगह है। इन सब के अलावा भी आम जिंदगी में नेगोशिएशन की जरूरत पड़ती रहती है। शॉर्ट में बात करें तो अगर आप नेगोशिएशन की कुछ स्किल्स को सीख लेते हैं तो लाइफ में आपकी बहुत सी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। चलिए सोचने की दुनिया में कदम रखने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आप अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं। इस समय आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपको क्या चाहिए। आपको लगता है कि आप सालाना 7 लाख से कम तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो फिर आमतौर पर आप इसी अमाउंट की डिमांड करेंगे। लेकिन क्या हो अगर आपको नौकरी देने वाला इंसान मना कर दे? अगर कोई आपकी डिमांड से इनकार कर दे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इसी के साथ ही साथ नेगोशिएशन के ऊपर से आपका कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आप उस अमाउंट पर राजी हो जाएंगे जो आपकी डिमांड से बहुत ज्यादा कम होगा। ये अच्छी बात है कि आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि उस डिमांड के ऊपर सामने वाला एग्री होगा भी कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक मैप को तैयार करना चाहिए। इस मैप के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिमांड क्या है। इसी के साथ ही साथ आपको मिनिमम लिमिट भी तय करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको ये तय करना चाहिए कि अगर आपका पार्टनर आपके नेगोशिएशन से एग्री नहीं कर रहा है तो फिर कितना कम कर सकते हैं। आपको एक बेस लाइन बनानी ही पड़ेगी। ये बेस लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि जिसके साथ आप नेगोशिएशन कर रहे हैं उसकी भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ही। आपको खुद से ही उसकी मानसिकता के बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए मन गढ़ंत सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर चलते हैं। मान लीजिए कि आपने सालाना 7 लाख की डिमांड की थी। अगर इसके ऊपर बात नहीं बनेगी तो फिर आप अपनी बेस लाइन पर आएंगे जो होगी 6,80,000 सालाना। लेखक बताना चाहते हैं कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन के लिए आपके पास प्लान तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्लान पर ही डटे रहें। आपको अपने प्लान के साथ ही साथ एक बेस लाइन भी बनाकर रखनी चाहिए। जब आपको ये नजर आ जाए कि सामने वाला आपकी नेगोशिएशन को नहीं मान रहा है, तब आप अपने मैप के हिसाब से अपनी बेस लाइन पर लौटने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी अप्रोच पॉजिटिव नजर आएगी। कभी कभी पॉजिटिव अप्रोच से भी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। सबसे पहले एक काम की शुरुआत करिए। खुद का आकलन करिए कि आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे बेहतर कोई और मुश्किल से ही कर पाएगा। क्या आपको आपकी खूबी के बारे में पता है? क्या आपको आपके अंदर की शक्ति के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो अपना लक्ष्य बनाने से पहले खुद से सवाल करिए। ये याद रखिएगा कि आपको खुद से भी सरल सवाल नहीं करने हैं। खुद को एक कठिन कटघरे में खड़ा करिए। पूछिए खुद से कि ऐसा क्या है तेरे अंदर जो तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट तुम दुनिया को दे सकते हो? अपने परिवार और सोसाइटी के लिए किस प्रकार से मददगार साबित हो सकते हो? इन सब सवालों से आपको कई जवाब मिलेंगे। उन जवाबों को एक पेपर में नोट कीजिए। अगर आपको आपके स्किल्स के बारे में पता चल जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा लगता है कि अभी स्किल्स में थोड़ा काम की जरूरत है तो फिर देर मत करिएगा, अपने ऊपर काम की शुरुआत कर दीजिए। सक्सेसफुल लोगों से सीखने की कोशिश करते रहिए। गौर करने की कोशिश करिए जो लोग सफल हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं। एक बात आप नोटिस करेंगे कि सफल लोग हमेशा अपने पास्ट से सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आपकी पिछली जॉब में जो कुछ भी आपने सीखा उससे याद करिए। जो भी बुरी यादें हों उन्हें टटोलने की कोशिश करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बुरी यादों से क्या मिलेगा। याद रखिएगा कि किसी भी नेगोशिएशन से पहले खुद से ऐसे कठिन सवाल जरूर करिएगा। अगर आपने खुद से ऐसे सब कठिन सवाल किए तो आप नेगोशिएशन के साथ ही साथ लाइफ के भी कई सारे रूल्स को आसानी से सीख लेंगे। नेगोशिएशन के लिए प्लान बी को भी तैयार रखना चाहिए। जिस तरह बिना पढ़ाई किए हुए किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को नहीं देना चाहिए, उसी तरह नेगोशिएशन से पहले भी आपको खुद को तैयार करना चाहिए। अपने नेगोशिएशन पार्टनर को अप्रोच करने से पहले खुद से कुछ सवाल करना जरूरी होता है, जैसा कि इस डील को नेगोशिएशन करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने नेगोशिएशन को सबसे बेहतर समय में कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर पूरा चांस रहेगा कि आपको फायदा होगा। अगर आपको स्काई डाइविंग के सामान को बेचना है तो फिर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप ऐसे ही टाइम पर उस सामान के लिए लोगों को अप्रोच करें जब लोग स्काई डाइविंग के लिए इंटरेस्टेड हों। इसका एग्जाम्पल इस तरह से भी समझ सकते हैं।
कि अगर आप सब्जियों के रेट पर नेगोशिएशन किसी सुपरमार्केट में करते हैं तो फिर आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप यही नेगोशिएशन फार्मर से करते हैं तो फिर ज्यादा उम्मीद है कि आपको सफलता मिल जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि इस चैप्टर के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि आपके पास आपका प्लान बी हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी आप किसी बड़ी नेगोशिएशन के लिए खुद को तैयार करें तो फिर आपके पास आपका प्लान बी भी होना चाहिए। इससे आपको ही फायदा होने वाला है। इस किताब के लेखक नेगोशिएशन के ऊपर काफी ज्यादा वर्कशॉप करते रहते हैं। इस वर्कशॉप में वो अधिकतर एक कहानी लोगों को सुनाया करते हैं। वो कहानी एक व्यापारी की है जो एक छोटे से शहर का व्यापारी होता है, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। इसी के लिए वो उसी शहर की एक और छोटी कंपनी को खरीदना चाहता है, लेकिन उसने जो सबसे बड़ी बोली लगाई है वो बाकियों से सबसे छोटी बोली के बराबर होती है। इसका मतलब साफ है कि वो उस कंपनी को नहीं खरीद पाता है। इसके बाद वो दूसरी तरकीब निकालता है। ये तरकीब होती है कि वो खुद की कंपनी को ही एक अच्छे रेट में बेच देता है। इस डील से उसे काफी ज्यादा फायदा भी होता है। इस कहानी से आपको ये पता चलता है कि नेगोशिएशन के समय आपको अपने दिमाग को खोल कर रखना चाहिए। अगर आप दिमाग के साथ काम करते रहेंगे तो फिर आपकी नेगोशिएशन पावर भी बेहतर होती जाएगी। इन सब के साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नेगोशिएशन करने से पहले ही प्लान बी को तैयार कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको नेगोशिएशन से तो फायदा नहीं होता है, लेकिन आपकी प्लान बी से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपने ऊपर कहानी के रूप में पढ़ लिया है। लाइफ में ऐसा कई बार होता है जब आपका ओरिजिनल प्लान सक्सीड नहीं होता है। उस समय आपको ऑप्शन से काम चलाना पड़ता है, लेकिन कई बार ये ऑप्शन आपको काफी ज्यादा फायदा देकर जाते हैं। गुड नेगोशिएटर्स मेंटली और इमोशनली मजबूत होते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रोफेशनल नेगोशिएटर कभी नर्वस नहीं होते हैं तो फिर आप गलत सोचते हैं। आपको बता दें कि प्रोफेशनल नेगोशिएटर भी नर्वस होते हैं। कई बार वो लोग भी अपने फैसलों को लेकर अनश्योर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। शायद इसी हॉबी की वजह से उन्हें प्रोफेशनल नेगोशिएटर कहा जाता है। ये हॉबी है कि उनसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना आता है, उनसे उनके इमोशनल को कंट्रोल करना आता है। ये क्वालिटी नेगोशिएशन की दुनिया में बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप नेगोशिएशन करते समय फेल हो सकते हैं तो फिर आपको उससे डील करना सीखना चाहिए। फेलियर से डील करने को लेकर लेखक कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे जीवन में फेल होने का सौभाग्य ना मिला हो। यहाँ सौभाग्य शब्द का उपयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि फेल होने से आदमी सीखता है। अगर आप किसी रिश्ते में फेल हुए हैं तो आपको सीखना चाहिए कि आगे आने वाले रिश्ते में क्या नहीं करना है। ऐसा ही हम कुछ अपने हर फेलियर से सीखना चाहिए। फेलियर से बड़ा गुरु कोई और नहीं मिलेगा, लेकिन आज की जनरेशन में दिक्कत इस बात की है कि वो फेल होने से डरते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो डिप्रेशन जैसी बीमारियों में चले जाते हैं। इसी तरह की बीमारियों के पीछे की मुख्य वजह डर है, एक ऐसा डर जिसे इंसान ने अपने दिमाग में बिठा लिया है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फेल हो तो पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिव रहने के साथ साथ उस चीज का हल ढूंढने की कोशिश करिएगा। विनर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हंसते रहते हैं। आपको खुद तय करना है कि आप विनर की तरह जीना चाहते हैं या फिर लूजर की तरह। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि जब भी विफलता आपके हाथ लगे तो उसे दूसरों के साथ शेयर करिए। इससे ये होगा कि दुनिया जानेगी कि आप सॉल्यूशन की तरफ जाने वाले इंसान हैं। आपकी विफलता दूसरों से शेयर करने से औरों को सीख भी मिलती है कि उन्हें आगे कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर कोई इंसान आपके जीवन में कई बार विफल हुआ है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि उसने हर बार ट्राई किया है। इससे उसके अंदर की क्षमता भी पता चलती है। उसकी काबिलियत यही है कि उसे फेल होने से डर नहीं लगता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल नेगोशिएटर बनना है तो फिर सबसे बड़ी जरूरत है कि आप इमोशनली मजबूत ही बनने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी सिचुएशन में कमजोर पड़ सकते हैं तो भी आपको उसे अपने हाव भाव से प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। याद करिए, आप क्या किसी भी प्रोफेशनल नेगोशिएटर से मिले हैं? अगर मिले हैं तो उसकी कौन सी खूबी आपको याद आती है? आपको एक ही क्वालिटी याद आएगी, वो ये है कि वो मेंटली और इमोशनली मजबूत थे। इम्प्रोवाइज करने से कभी भी शर्माना नहीं है। सक्सेसफुल नेगोशिएटर को ये बात पता होती है कि उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना है, लेकिन आप खुद को इसके लिए कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं। इन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको किसी एक्टर की तरह जिंदगी जीना सीखना पड़ेगा।
आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जिंदगी को ऐसे जीना है कि जैसे अभिनय कर रहे हो। यहाँ पर एक्टर की तरह जिंदगी जीने से मतलब ये नहीं है कि कल से आप लोगों को ऑटोग्राफ देना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी काफी ज्यादा धुलाई भी हो सकती है। एक्टर की तरह जीने से मतलब ये है कि आपको इतना क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि अभिनेता लोग सोचते कैसे हैं। क्या आप इतने क्रिएटिव हैं? अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, अब आपको सीखने की शुरुआत कर देनी चाहिए। ऊपर हमने इम्प्रोवाइजेशन की बात की है। ये एक एक्टिंग टेक्निक ही होती है, इसीलिए आपसे कहा गया है कि क्या आपको एक्टर की तरह सोचना आता है। अगर अब आपसे एक और सवाल करने का समय आ गया है। सवाल ये है कि क्या आपको इम्प्रोवाइजेशन का गोल्डन रूल मालूम है? इसका गोल्डन रूल है नेवर से नो। यही नियम नेगोशिएशन के लिए भी लागू होता है। आपको तब तक ना नहीं कहना है जब तक वो चीज बिल्कुल ही आपके खिलाफ ना जा रही हो। इसी तरह एक एक्टर की दूसरी क्वालिटी ये भी होती है कि वो लोग प्रेशर में भी एकदम शांत और कंपोज्ड रहते हैं, भले ही सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो। एक्टर को उससे डील करना आता है। बस यही चीज आपको भी नेगोशिएशन के समय करनी है। भले ही आपकी डील की बातचीत सही दिशा में ना जा रही हो, लेकिन आपको उस कन्वर्सेशन को अपने चेहरे से नहीं दिखाना है। एक और नियम को याद रखिएगा कि चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए अगर आपने अपनी चिंता को अपने चेहरे के ऊपर आने दिया तो समझ लीजिएगा कि आपका खेल खत्म हो चुका है। अगर आप ऊपर बताई गई तकनीक को खुद के ऊपर लागू करते हैं तो विश्वास मानिएगा कि आप अपनी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर भी डील को क्रैक ही कर देंगे। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास बनाकर रखना है। सिचुएशन को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, लोगों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, लगातार ये सोचते रहिए कि सामने वाले को खुद के टर्म्स पर एग्री कैसे करवाना है। ये सब चीजें ही नेगोशिएशन की बेसिक्स हैं। अगर आपको नेगोशिएशन के फील्ड का प्रो बनना है तो फिर आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना ही चाहिए। क्या आपको म्यूजिक सुनना पसंद है? ऐसा लेकर किसी भी पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि आप इम्प्रोवाइजेशन को जैज म्यूजिशियन की मदद से बेहतर समझ सकते हैं। जैज म्यूजिशियन से आपको सीखना चाहिए कि वो कैसे बिना नोट्स शीट की मदद से अपनी म्यूजिक को तैयार कर लेते हैं। आपको बता दें कि जैज म्यूजिशियन अपनी म्यूजिक को तैयार करने के लिए लिसनिंग और एक दूसरे की समझ को समझने की कोशिश करते हैं। इससे उनके अंदर इम्प्रोवाइजेशन की तकनीक डेवलप होती है। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि दूसरों को सुनना, अडॉप्ट करना और समझना नेगोशिएशन की फील्ड में सक्सेसफुल होने का मूल मंत्र है। अगर अभी तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ऑब्जर्व करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि चेस और नेगोशिएशन में क्या कॉमन है? दोनों ही चीजों में जीत के लिए आपके पास एक लंबा विजन होना ही चाहिए। यहाँ पर नेगोशिएशन और चेस को कंपेयर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही चीजों में आपको सामने वाले के दाव का भी अंदाजा लगाना पड़ता है। नेगोशिएशन में भी चेस की ही तरह आपके पास सामने वाले की सोच को खुद की तरफ मोड़ने की कला तो होनी ही चाहिए। ये कला आपके पास कैसे आएगी? इस कला को ज्ञान और अनुभव से सीखा जा सकता है। इसीलिए जब भी आप नेगोशिएशन की टेबल पर बैठे तो आपके पास सामने वाले को ऑब्जर्व करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बातचीत को ऐसी पोजीशन में लेकर आए जिससे दोनों ही पार्टी को फायदा हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो फिर आप एक अच्छे नेगोशिएटर भी बन सकते हैं। नेगोशिएटिंग टेबल के पहले कुछ मिनट बहुत जरूरी होते हैं। आपने अधिकतर इस बात को सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये बात नेगोशिएशन टेबल पर बिल्कुल सही बैठती है। अगर आप नेगोशिएशन टेबल पर फर्स्ट इम्प्रेशन सही छोड़ते हैं तो इससे आप और आपके नेगोशिएशन पार्टनर के बीच भी अच्छी रिलेशन की शुरुआत हो जाएगी। पहले कुछ मिनट को अपने नाम करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। जैसा कि सबसे पहले आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सही शब्दों का प्रयोग करते हुए सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश करें। दूसरा, अपने बैठने के ढंग को सही और पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। एक बार जब आप अच्छा इंप्रेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर डील आपके हाथों में होगी। इसके बाद फैसला आपको लेना है कि इसे स्वीकार करना है कि रिजेक्ट करना है। क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी के साथ किसी को अप्रोच करने की कोशिश करिए। नेगोशिएशन के समय कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप फंस चुके हैं। उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। अभी से आपको अपने अंदर इस आदत को डालना पड़ेगा।
हमेशा कोशिश करिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप आउटसाइड पर्सपेक्टिव को समझने लगेंगे, आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी बढ़ने लगेगी। कई रिसर्च रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। आप खुद सोचिए कि जब कभी आपके दोस्त को कोई दिक्कत होती है तो आप उसे बहुत आसानी से सलाह दे पाते हैं, वहीं आप खुद उसी सिचुएशन में मदद नहीं कर पाते। इसीलिए इस चैप्टर के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि हमें फ्रेश पर्सपेक्टिव का स्वागत करना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी डील को क्लोज कर दें। आपने अब तक जितनी भी नेगोशिएशन की हैं, ये सब खराब हो जाएंगी अगर आपको ये पता नहीं होगा कि डील को क्लोज कैसे करना है। क्या आपको किसी भी डील को क्लोज करना आता है? कोशिश करिए कि आप हमेशा सच के साथ रहें। इसी के साथ आपकी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि आप पोलाइट रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा चांस है कि डील आपके पक्ष में ही रहेगी। इसके साथ अगर अभी डील आपके पक्ष में नहीं रहती है तो फ्यूचर में जरूर आपके पक्ष में आ जाएगी। फाइनल प्रेजेंटेशन के समय कोशिश करिए कि सिंपल तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकें। इसी के साथ ही साथ अपनी बात को इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से रखने की कोशिश करिएगा कि सामने वाला इनकार ही ना कर सके। याद रखिए, बी सिंपल एंड बी इफेक्टिव। रिसर्च में ये पाया गया है कि जिस सुपरमार्केट में ज्यादा वैरायटी ट्राई करने को बोली जाती है, वहां पर कस्टमर कम शॉपिंग करते हैं। कभी भी नेगोशिएशन के अंत में अपने पार्टनर को कंफ्यूजन में मत छोड़िएगा। जिस पर आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास दिखाइएगा। पहले उसको याद रखिएगा, दूसरे का सम्मान करिएगा। कल्पना करिए कि आप जंगल में एक केबिन खरीदना चाहते हैं। एक दिन आपको एक घर के बारे में पता चलता है। उस घर की मालकिन बुजुर्ग महिला है। वो आपको चाय के लिए आमंत्रित करती है। उस घर को बेचने के लिए वो बुजुर्ग महिला ने बहुत कम दाम लगाए हुए हैं और उसे आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप बुजुर्ग महिला से घर उसी कीमत पर खरीद लेंगे या फिर आप उसको बताएंगे कि इसकी कीमत ज्यादा है? इस तरह के सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि नेगोशिएशन की प्रोसेस में ये बहुत जरूरी है। अगर आप खरीदार हैं तो आपको क्लियर सभी सिचुएशन के ऊपर बेचने वाले से बात करनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ अगर आप बेचने वाले हैं तो फिर आपको अपने खरीदार को सभी चीजें क्लियर और साफ साफ बतानी चाहिए। अब आते हैं वैल्यूज पर। मान लीजिए कि वो बुजुर्ग महिला आपकी दादी होती है, तो भी क्या आप उसे नहीं बताते हैं कि उसकी घर की कीमत ज्यादा है? ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एथिक्स को कैसे लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है। कुल मिलाकर जिस तरह दो इंसान एक तरह के नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी तरह दो नेगोशिएशन भी एक तरह की नहीं हो सकती हैं। इसीलिए अपनी नेगोशिएशन को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। क्या करें? योगा और ध्यान को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। रिसर्च बताती है कि इनसे इंसानी दिमाग का स्ट्रेस कम होता है। इसी के साथ ही साथ इनकी मदद से आपके नेगोशिएशन स्किल्स भी मजबूत होंगे।